नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संसद में आज सवाल उठे, तीखी चर्चा भी हुई। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को घेरा, सरकार ने पलटवार जवाब भी दिए। वो सब कुछ हुआ जो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी लोकतंत्र में होता है और होना चाहिए। आप पूछेंगे कि कल से आज में अंतर आखिर क्या था? 25 नवंबर से शुरू हुए संसद सत्र में आज नया क्या था? आज विपक्ष के हमलों की धार संसद में मौजूद अखिलेश यादव और संसद से बाहर बंगाल में मौजूद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तय कर रही थी। यही आज विशेष था। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद पहला मुद्दा संभल का उठा। अखिलेश यादव ने संभल पर सीधा मोर्चा खोला। उनके आरोप थे कि संभल के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। ये खुदाई हमारे देश के सौहार्द भाईचारे को खोद देगा। उन्होंने इसे लखनऊ से दिल्ली पहुंचने की लड़ाई करार दिया। संभल के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और संसद में देश के इन मुद्दों के उठने की ही सुंदर तस्वीर जब दिख रही थी, तब अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय एक साथ बैठे हुए दिखे। मैं क्यों कह रही हूं कांग्रेस कहीं नहीं दिखी? तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। आप याद कीजिए 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र। अखिलेश यादव और नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद में अगल बगल बैठते हुए देखे गए थे। इस बीच जब संसद में अखिलेश और ममता के सांसद विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे, तो संसद के बाहर अखिलेश के सांसदों द्वारा कहा जा रहा था, संभल के सामने क्या है अडानी का मुद्दा। उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति झा आजाद का यह बयान था कि मोदी से मुकाबले की ताकत तो सिर्फ ममता में है, कांग्रेस ने उन्हें कहां हराया। सवाल पब्लिक का है कि क्या अखिलेश ममता ने मिलकर संसद का मोर्चा राहुल गांधी से छीन लिया है? अगर ममता विपक्ष की नेता तो एलओपी राहुल करेंगे क्या? संसद में चला अखिलेश का एजेंडा, क्या राहुल का अडानी पड़ा ठंडा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही। संसद सत्र से ठीक पहले अडानी के खिलाफ अमेरिका में घूस का केस होने का दावा करने वाले एक नया माहौल बनाया जा रहा था और जब संसद शुरू हुई तो पहले 6 दिन इसी मुद्दे पर बर्बाद हो गए। लेकिन आज राहुल गांधी का अडानी वाला मुद्दा संसद के परिसर तक ही सिमट कर रह गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी अडानी एक हैं इसलिए अडानी सेफ हैं का बैनर लेकर संसद परिसर में एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में अखिलेश यादव नहीं आए, कोई बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता भी नहीं दिखा। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी तक नहीं दर्ज कराई। उधर संसद में जब अखिलेश के बोलने की बारी आई तो संभल पर उन्होंने वही तेवर दिखाए जो शायद मुलायम सिंह ने 1990 के दौर में बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ दिखाए थे। सुनिए अखिलेश के ये बयान। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है।
No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। संभल मामले के हवाले से अखिलेश बार बार देश भर में खुदाई का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जहां तक संभल की बात है, वहां कोर्ट के आदेश से सिर्फ सर्वे हुआ है, कोई खुदाई कहीं पर भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी अखिलेश की ये संभल वाली पॉलिटिक्स एक लकीर तो खींच ही रही है। राहुल गांधी के लिए अब चुनौती आ चुकी है कि उससे बड़ी लकीर खींचे। शायद इसलिए राहुल गांधी कल संभल जाने की तैयारी में हैं अपने कई नेताओं के साथ, और उधर उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी तैयारी में है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें संभल की हद से पहले ही रोका जा सके। आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संभल में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों से राहुल गांधी की बात भी कराई है। लेकिन संभल पर राहुल कितना हंगामा खड़ा कर सकेंगे, ये देखने की बात होगी। संभल के डीएम ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर की पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को उनसे जिले की सीमाओं में ही रोकने की मदद मांगी है। वैसे संभल पर राहुल गांधी की ये तेजी ऐसे समय में दिखनी शुरू हुई है जब मानो समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि अडानी नहीं, संभल ही चलेगा। सुनिए ये बयान। अडानी संभल, जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी आपकी जान चली जाए तो मुद्दा हम किस पे करेंगे, जान पे कि आपकी वेतन पे? अडानी का क्या इशू है, संभल का इशू है। जनता जहाँ गोली से मारी जा रही हो और जहाँ लोगों को घर लूटे जा रहे हो, जहाँ लोगों को जबरदस्त बिजली काटी जा रही हो और पानी नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा जो अत्याचार हो रहे हो, उसके सामने क्या है अडानी का? अडानी के ऊपर जो चर्चा है वो कैपिटलिज्म के विषय में आती है और वो एक महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें लगता है क्योंकि हिंसा हुई है, 5 लोगों की जानें गई हैं, तो अहम मुद्दा प्रायोरिटी पे इस बार अभी फिलहाल संभल है। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि संभल के सामने क्या है अडानी का मुद्दा, तो उधर मानो तृणमूल कांग्रेस भी पूछ रही है कि मोदी से लड़ाई में ममता के सामने क्या है राहुल। सुनिए तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति झा आजाद का ये बयान। कांग्रेस बता दे कहां हरा दिया है, कांग्रेस बता दे कि कहां इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया। हम तो बंगाल में जब आके दीदी और दीदी जो उन्होंने करना शुरू किया, उसके बाद से जो मुंह की खानी शुरू की तो सीट बढ़ती चली गई। तो एकमात्र हैं जो अभिजीत हैं, उनको कोई नहीं हरा पाया। तो वो होना चाहिए लीडर, एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी को भी ऐसे करना पड़ता है। तो आज जनता पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या अखिलेश ने संभल को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और राहुल गांधी का अडानी मुद्दा जो है उसका जोर खत्म हो गया है? संभल को लखनऊ वालों की दिल्ली पहुंचने की लड़ाई बता रहे अखिलेश किसकी बात कर रहे हैं, योगी की या फिर खुद की? क्या अखिलेश ममता ने लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का एजेंडा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है? और सवाल नंबर 4, बेहद जरूरी सवाल जो जनता पूछ रही है, मोदी को घेरने चले इंडिया गठबंधन के नेता क्या विपक्ष नेतृत्व हासिल करने में आपस में ही उलझने लगे हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव व कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की और वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जाता है आज अजीज खान साहब को। और अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज संभल सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो गया, तो 6 दिन जो संसद नहीं चला, क्या इसलिए नहीं चला क्योंकि विपक्ष की और इंडिया गठबंधन की पार्टियां राहुल गांधी को कन्विंस नहीं कर पाई कि अडानी नहीं, लोगों का मुद्दा शायद संभल है?
देखिए नाविका जी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सदन विपक्ष का होता है और चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी कहा था और ये तमाम बड़े बड़े राजनेताओं ने इस बात को स्पष्ट किया है। बीजेपी सदन को सही तरीके से चलाना नहीं चाह रही थी और इससे पहले भी इसका इतिहास रहा कि ये सदन ये चलाना नहीं चाह रही थी पहले भी, क्योंकि इसने तमाम सांसदों को इसने बर्खास्त किया। आप सवाल इस बात का है, आप कह रहे कि सदन क्यों नहीं चल रहा था। आप जानिए कि अहम मुद्दा है, कई सारे मुद्दे। आप कह रही संभल का मुद्दा बड़ा क्यों हो गया। देखिए, संभल का मुद्दा इसलिए बड़ा है कि आज भाईचारे को दफन किया जा रहा है, वहां पर नफरत की राजनीति हो रही है। किस तरह वहां पर नफरत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, इसलिए संभल इशू है। हम जानना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी का यह सपना है कि इस देश को हम $5 ट्रिलियन का मुल्क बनाएंगे, देश बनाएंगे। क्या ऐसे बनाएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि हर मस्जिद को सर्वे करा के, हर मस्जिद में सर्वे होगा, उसकी खुदाई होगी, तो क्या यह मुल्क $5 ट्रिलियन का बन पाएगा? क्या आपस में नफरत पैदा करके इस मुल्क का बढ़ावा हो पाएगा? क्या यह देश का विकास होगा? सवाल इस बात का है कि आज देश में जिस तरह तमाम मुद्दे गौड़ हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, इस तरीके के मुद्दे को ला करके आज बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। 5 लोगों की हत्या हो गई, किस तरह नृशंस हत्या हुई है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी रही? कानून व्यवस्था संभालने की किसकी जिम्मेदारी रही? यही बीजेपी है। बड़े बड़े दावे करती रही कि साहब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। आज दंगा कैसे हो रहा है? किस तरह हत्या हुई? बहराइच में हुई, इस तरह संभल में हुई, लगातार कानपुर में हुआ। हकीकत यह है कि बीजेपी सिर्फ कहती कुछ और है, करती कुछ और है, क्योंकि ये मुद्दों को डाइवर्ट करती है। साहब, इस बात में कहां दो मत है? चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हुई क्यों नहीं? 6 दिन का कार्यकाल क्यों इस तरह से जाया होगा? ये सवाल बहुत अहम है। और सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज तो अखिलेश जी ने खुद ही कह दिया, अपने ही शब्दों में कह दिया कि भाई यहां पर जान का मसला है, इसलिए जान का मसला अडानी से ऊपर है। अब ये जब मसला ऊपर आ गया तो ये 6 दिन ये बातें क्या कांग्रेस के नेता को समझ नहीं आई थी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को समझ नहीं आई थी? क्या इसीलिए आज जो पार्लियामेंट में प्रदर्शन हुआ उसमें अखिलेश जी भी नहीं थे, रामगोपाल यादव जी भी नहीं थे, ममता बनर्जी की तो पूरी पार्टी भी नहीं थी वहां पर? क्या विपक्ष अलग थलग पड़ रहा है? लेकिन सवाल यह भी उठा रहा है कि क्या लखनऊ से दिल्ली का रास्ता संभल द्वारा तय हो रहा है? देखिए नाविका जी, संसद के अंदर डिसरप्शन इज द न्यू फैशन, ये मंत्र है पूरे विपक्ष का। अब पर सबके एजेंडा थोड़े थोड़े अलग हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जो कि वेस्ट से बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं, हमने अलग अलग समय पर अलग अलग सत्र से पहले देखा कि जब भी सदन का सत्र आया, कोई ना कोई फॉरेन का इशू आया और उनने सदन को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करने का, या मैं यूं कहूं कि हॉस्टेज बनाने का एक प्रयास किया। चाहे फिर वो फॉरेन से आया हुआ राफेल का इशू हो, हिंडनबर्ग का विषय हो, पेगासस का विषय हो, अडानी का विषय हो, कोई भी विषय ऐसा आया हो, उन्होंने उसको आधार बनाया। यहां समाजवादी पार्टी का एजेंडा दूसरा है। नेताजी सदन में आपकी आवाज उठाएंगे, भैया जी नीचे जाके कहेंगे देख लो, तुष्टिकरण के हमारे सुरमा वो सदन में जाकर के तुम्हारी बात कर रहे हैं। एक भीड़ तंत्र ने पुलिस पर जो हमला किया, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद उनके पक्ष में खड़े होकर के वहां पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हमको याद रखना, वोट देने थे हमें, हम हैं तुम्हारे सबसे पहले वाले पैरोकार। ये इनका एजेंडा है। नहीं तो आज देश के अंदर इलेक्टोरली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सदन के पटल पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि खुदाई करी गई। ये झूठ वो कैसे कह सकते हैं? कहां पर हुई खुदाई? क्या वो एक देश के माननीय सांसद को ये बात नहीं पता? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को ये बात नहीं पता? आप संभल छोड़ दीजिए, और जगहों पर जहां पर जिनको लेकर के इनको बहुत हो सकता है कि कष्ट होता होगा, खुदाई तो वहां भी नहीं हुई। कोर्ट ने कोई खुदाई का ऑर्डर नहीं दिया। पर यहां पर इनके प्रवक्ता महोदय बैठ करके कहेंगे कि सदन चलाने का काम तो देश की सरकार का है, ये सदन आप चलाइए, हम तो डिसरप्शन इज द न्यू फैशन, हम तो इसको डिसरप्ट करते रहेंगे। पर आप लोग आते हैं, बुलडोज कर देते हैं। मैं एक आंकड़ा नविका जी आपके शो में बस मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं पेश करना चाहता हूं। 2004 से लेकर 2024 के बीच में यूपीए की सरकार ने 18 बिल देश की संसद में पेश किए। ये 18 बिल 72 मिनट में पास कर दिए गए थे।
एक बिल को 4 मिनट में ऑन एन एवरेज पास किया गया। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 3 मिनट में पास हुआ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल 2006 में 14 मिनट में पास हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन 2007 में 4 मिनट में पास हुआ। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2007 में 5 मिनट में पास हुआ। टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2007 में 2 मिनट में पास हुआ। जो लोग अपने समय में सदन में कभी चर्चा नहीं करवाया करते थे, कभी बिलों पर उनने चर्चा नहीं होने दी, विपक्ष का कभी मत नहीं लिया, 18 बिल लेकर के लोकसभा में आए और उनको 72 मिनट में पास करवा दिया, वो आज सरकार को जिम्मेदारी सिखा रहे हैं कि आपको सदन बड़ी बात कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी अलग थलग दिख रही है आज, और क्या देश के मुद्दे उठाने में इतना समय इसीलिए बर्बाद हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपस में कौन बनेगा इंडिया गठबंधन का नेता, इसी पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है। आज तृणमूल कांग्रेस भी यही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है। सवाल ये है कि मुद्दों पर चर्चा करने से भाग कौन रहा है? नाविका जी, मुद्दों पर चर्चा करने से सत्ता पक्ष भाग रहा है। मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते, जब जबरदस्ती उनको कराया जाता है तो भी उस पर बयान नहीं देते हैं। ये किसी भी मुद्दे पर, और आप लोग जो है इसको पर्सनालिटी वॉर की तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जो भी मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे हैं। क्या विपक्ष कोई और मुद्दा उठा रहा है? क्या अखिलेश जी या ममता जी ने जो है वो नरेंद्र मोदी जी के बातों का समर्थन करना शुरू कर दिया है? क्या संभल मुद्दा नहीं है या अडानी मुद्दा नहीं है? मुद्दे सारे हैं। समय समय पर सारी चीजों को अपने हिसाब से लोग, हर पार्टी के अपने स्टेट वाइज भी पार्टीज हैं, उनके अपने भी मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं। और संभल पे जो है वो राहुल गांधी जी भी सीरियस हैं, अभी वो संभल जा रहे हैं। ये सरकार उम्भा में इसके पहले जो है जब हुआ था तो प्रियंका गांधी जी गई थी। और जहां तक अभी ये सिद्धार्थ जी बोल रहे थे पास कराने की बात, तो इन्होंने तो जो है वो पूरे न्याय संहिता को ही बिना डिस्कशन के पास करा दिया। न जाने कितने इंपॉर्टेंट बिल, किसान बिल का कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरा सवाल नहीं है, मैं पर्सनालिटी वॉर नहीं बता रही थी। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुद्दा अडानी है ही नहीं, मुद्दा तो संभल है। और तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कह रहे हैं वो भी आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैंने अभी प्रोग्राम में सुनवाया है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, आप खुद सुन लीजिए। ये मुद्दे मीडिया ने नहीं उठाए, मैंने नहीं उठाए। लेकिन करण वर्मा जी मुझे ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी अड़चन बन रही है इस संसद सत्र में, न सिर्फ चर्चा शुरू करने में बल्कि अपने इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनर्स के लिए भी मुद्दा ढूंढने में? नाविका जी, आज की तारीख में राजनीतिक तौर पे भी और संविधान विधिक कोई भी प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो पार्लियामेंट की हो या किसी में भी हो, उसमें कांग्रेस पार्टी एक बोझ बन चुकी है, एक बेताल बन चुकी है, जो कभी किसी एलाय के कंधे पे सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है और सबने उससे पल्ला झाड़ लिया। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इनसे पल्ला झाड़ लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया अगर आपको डिप्टी सीएम चाहिए तो आप बाहर जाइए, हमें आपको नहीं देना है। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि अगर आपको एक पोर्टफोलियो अपना तय करना है तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा उधर खुला हुआ है। तो सब आज इनसे तंग आ चुके हैं, इसलिए इनसे जनता ने भी पल्ला झाड़ लिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से डिबेट इस समय डिसरप्ट कर रहे हैं ये कमलाकर जी, इसी तरह से पार्लियामेंट डिसरप्ट करते हैं। वहां पे अनर्गल बयानबाजी, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी राफेल का मुद्दा, हर चीज पे इनको कोर्ट से झड़प पड़ती है। अब तंग आ गए हैं अखिलेश जी भी और ममता जी भी। उन्होंने कहा भाई आपका तो ये सब चलता रहेगा रोना गाना, हमें अपने मुद्दे उठाने हैं। तो अखिलेश जी ने आज संभल का मुद्दा उठाया और कीर्ति आजाद ने तो साफ कह दिया कि एलओपी बनने लायक अब राहुल गांधी रह ही नहीं गए हैं। जनता ने इनको नकार दिया है। ममता बनर्जी की तो फिर भी उपलब्धियां हैं, भाई वो मुख्यमंत्री रही हैं, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी तो 89 हार पा चुके हैं। तो आज जनता भी इनसे परेशान है, इनके एलाइज भी परेशान है। कांग्रेस आज अकेले कूप मंडूक में बैठी हुई है। पर वही बात होती है ना, इनकी अकल नहीं आती है। आज भी इनसे गुजारिश है, जो भी मुद्दा है पार्लियामेंट में उठाइए, बीजेपी को घेरिए,
संवाद शुरू करिए। जनता चाहती है मुद्दे सुलझाएं, ना कि हर चीज पर आप अदानी अदानी करें। 12,000 करोड़ जब रेवंत रेड्डी लेते हैं तो क्या वो अदानी अदानी नहीं देखते? बड़ा सवाल है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब है भूपेश कि बाघेल ने 6 दिन के पूरे कार्यकाल की समाप्ति के बाद आज संसद में चर्चा हुई और प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चर्चा में बाधा कौन कर रहा है? देश में आम लोगों के मुद्दे उठाने में कौन बाधा डाल रहा है? सवाल तो यही है ना कि आज राहुल गांधी को याद आया कि मुझे संभल जाना चाहिए क्योंकि संभल सेंटर स्टेज आ गया है। अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया, दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में ये मुद्दा उठा है, सबसे पहला मुद्दा यही उठा है। तो अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई हमारे हाथ से मुद्दा चला गया, कम से कम फेस सेविंग ही हो जाए। मैं पूछना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन क्या किसी तरीके से एक साथ है पार्लियामेंट के अंदर? क्योंकि दिल्ली में तो चुनाव में आप एक साथ नहीं हैं, लेकिन संसद के अंदर तालमेल है या वो भी खत्म हो चुका है? नाविका जी, मुझे लगता है कि इसका बहुत इजी सोल्यूशन है। अगर सारी विपक्षी पार्टियां अडानी अडानी कर रही हैं, जैसे मुझसे पहले वाले स्पीकर ने कहा, तो अडानी पर जांच करा लो। जांच से क्यों भाग रही है? बीजेपी क्यों किसी पूंजीपति को संरक्षण दे रही है? वो देश का नेतृत्व कर रही है या पूंजीपतियों का? तो एक तो जांच करा लो। दूसरा इश्यू क्या उठा रहे हैं बार बार? हम दिल्ली की कानून व्यवस्था पे 3 नोटिस दे चुके हैं, कम से कम अडानी इशू पे भी 3 नोटिस दे चुके हैं। जो 2,000 करोड़ का घोटाला उनका सामने आया है, जिसके लिए उनको वारंट इशू हुए यूएस कोर्ट से। और दूसरा हम कह रहे हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, अमित शाह की बस की है नहीं, या तो डिस्कस कर ले। वो डिस्कशन से भाग रहे हैं, बार बार अडजर्न कर देते हैं। अरे क्यों अडजर्न कर रहे हो? कर लो चर्चा। आप देखिए, चलानी तो इन्हीं को है। अगर बार बार विपक्ष हमलावर है या बार बार शोर मचा रहा है कि अडानी इशू पर आप डिस्कशन कर लीजिए, तो कर लेनी चाहिए। आज हमारे देश में स्थिति क्या है कि किसान दिल्ली नहीं आ पा रहा, आज नेता संभल नहीं जा पा रहा, और हाथरस में पत्रकारों की एंट्री बैंड थी। ये क्या बात हुई? अभी वीजा चाहिए होगा अपने देश में खुद इधर उधर जाने के लिए कहीं। तो इतनी सिंपल सी डिमांड है, उसमें इतना हंगामा ही नहीं होना चाहिए। आप बार बार आप उठाते हैं, ये भाजपा उठाती है मुद्दा और इसको बड़ा बना देती है ताकि जनता के मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? जहां अडानी ने करप्शन करके बिजली कंपनीज को टेक ओवर किया, वहां पे बिजली के दाम देख लीजिए आप। आंध्र प्रदेश में 400 यूनिट का दाम देख लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंजाब ही देख लीजिए प्रियंका कक्कड़ जी, आप पंजाब ही देख लीजिए, वहां पर अडानी का जो आपके साथ अग्रीमेंट है वही कैंसिल कर दीजिए। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, जवाब दीजिए। प्रियंका कक्कड़ जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए सिलसिलेवार। मेरे को क्यों बुलाया है? मेरे को क्यों बुलाया है? वारिस भाई, आ रही हूँ नाविका जी, प्रियंका जी की समस्या दूसरी है। मेरे को क्यों बुलाया? एक राउंड हो गया। प्रियंका जी की समस्या दूसरी है। नहीं, लेडीज फर्स्ट सवाल लिया तो वो नहीं। आपको संसद के जवाब नहीं चाहिए वारिस पठान भाई, संसद के जवाब नहीं चाहिए आपको सिर्फ संभल डिस्कस करना है। चलिए सिद्धार्थ यादव जी, आपसे इजाजत लेती हूँ। वारिस पठान भाई के भी सवाल ले लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। वारिस भाई, संभल का मुद्दा बड़ा या और कोई देश का मुद्दा बड़ा? आप ही बता दीजिए, क्या राहुल गांधी मुद्दों की परखने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं? क्या इसीलिए 5-6 दिन तक संसद नहीं चली और संभल का मुद्दा भी नहीं डिस्कस हो पाया? ये संभल का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। संभल भी देश ही का हिस्सा है। संभल का मुद्दा बड़ा इसलिए भी क्योंकि वहां पे जो हुआ है, आप हम सामने देखा, 5 मुसलमान युवाओं को कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, उनका शहीद हो गया, उनका कौन जवाबदारी लेगा? और संभल के मुद्दे को आपको देखना पड़ेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। क्यों बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्या थी मंशा उस वक्त? ये था कि देश के अंदर अराजकता नहीं फैले, हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड ना हो, इसलिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा हुई थी। इसलिए मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। आज भी दोनों पे चर्चा हुई, बीजेपी उसका हिस्सा था। उसके बाद में एक फैसला लिया गया कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या दरगाह है, मस्जिद है, मंदिर है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है आज ये बीजेपी आरएसएस वालों को हर दिन आए
एक सर्वे का डाल देते हैं। कहीं भी जाता है, किसी को ख्वाब आता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, मुझे सर्वे कर देने दिया जाए। अब संभल की बात करिए ना, आप क्यों नहीं करते? संभल के अंदर आप सुनिए क्या हुआ है, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई है। 19 तारीख के दिन शाम को 4 बजे कुछ दिल्ली के वकील जाते हैं, एएसआई वाले को पकड़ के वहां पर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ऑर्डर लिया जाता है। ऑर्डर क्या, एएसआई की तरफ से राइट ऑफ वे चाहिए हमको। वहां से जाते हैं 45 किलोमीटर की दूरी के ऊपर 6:30 बजे, वहां बैंड बाजा बारात के साथ सब लोग खड़े हुए, जेएसआर के नारे लगाए जाते हैं। वहां पे लोग सर्वे शुरू करते हैं। सर्वे के 9:30 बजे बाहर आते हैं, बोलते सर्वे हो गया, चलिए पीसफुली सब हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अब मैं सवाल पूछ के थक गया हूं कि मुझे बताइए, जब 19 तारीख को सर्वे खत्म हो गया था, 24 नवंबर के दिन किसने सर्वे का आदेश दिया? क्या मंशा थी? क्यों सुबह में 7 बजे सबके सब पहुंच गए? वारिस पठान भाई, क्या हो सकता है अगर आप एडवोकेट कमिश्नर का नोटिफिकेशन ना पढ़ें? 19 तारीख को भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें भी लिखा था कि वहां नारे लगने लग गए और रात पड़ गई थी, पूरा सर्वे नहीं हुआ। और उन्होंने 23 तारीख को भी एक नोटिस दिया था और समय तय किया था 6:30 बजे का अगले दिन, जिसमें मस्जिद कमेटी के लॉयर ने दस्तखत करके रिसीव भी किया है। अब आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, कटघरे में आप हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और वारिस भाई कह रहे हैं प्रशासन की गलती है, कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन संविधान की रक्षा यही करेंगे। सिद्धार्थ यादव, अरे आप तो संविधान को ही नहीं मान रहे हो। देखिए नाविका जी, मैं पहले वारिस जी की बात का जवाब देता हूं। वो ज्यादा जल्दी उत्तेजित हो गए, उनको लगा कि ये डिबेट 15 ही मिनट की है, उनकी पार्टी का 15 मिनट से बहुत वास्ता है। वारिस जी सुन लीजिए, 15 मिनट की डिबेट नहीं है, आपको बोलने का मौका मिलेगा। देश में 15 मिनट में कुछ नहीं होता, भले आपके नेता कहें कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम ऐसा कर लेंगे। डिबेट में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इन्होंने कहा ये एक नया राग इन्होंने पकड़ा है। वारिस जी सुनिए ना, आप हिम्मत रखिए सुनने की, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, झूठ बोल के मत भागिएगा। आपको जुम्मा डिबेट करने को मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं, हो जा रहा है, आप ऐसा मत करिए। 8 दिन हुआ है आपको डिबेट में आने के लिए। अभी इन लोगों ने नया ऐसा सिखा रहे हो, 10 साल से डिबेट कर रहे हैं हम लोग। अभी आप सर्टिफिकेट देंगे, अभी आप सर्टिफिकेट देंगे, इतने समय से आप क्या कर रहे हैं देश में देखा हुआ है। अभी सुनिए ना बात, बिल्कुल लेना चाहिए आपको। पकड़ा है, थप्पा मार के सर्टिफिकेट दे रहा हूं आपको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खोल भी लीजिए। आपके तो नेता अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, आप भी शायद वकील बताते होंगे खुद को, पर पूरी पार्टी ऐसे वाली बैरिस्टरों की भरी हुई है क्या? क्या कहता है उसका सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए क्या कहता है? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन दिस सबसेक्शन व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट शैल बी गवर्न्ड बाय दैट एक्ट टाइम इन फोर्स। ये कहता है वो। अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। मात्र सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या है, क्लॉज सेक्शन 4 क्या है, ये पढ़िएगा। अब आपको ये जो अपने नया राग पकड़ा है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि संबल के अंदर जिस मॉन्यूमेंट को लेकर के आप लोगों ने दंगा फसाद किया, अरे कायदा मालूम है कि नहीं आपको? संसद में पास हुआ कानून को छोड़ देंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी में एएसआई नहीं घुस पाता, आप लोग वहां पर भीड़ तंत्र को लेकर के आ जाते हैं और दंगा फसाद करने का काम करते हैं और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा। पर आप लोग भीड़ तंत्र गैंग है, ये आप लोगों की समस्या है, इसीलिए आप लोग। वारिस भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पे लगा ही नहीं हुआ है, ये तो पढ़ लीजिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। और एएसआई वाले कह रहे हैं कि उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने 2018 से एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है। एप्लीकेशन था, सर्वे की जरूरत क्या थी? राइट ऑफ वे का एप्लीकेशन था, तो सर्वे करने की क्या जरूरत थी? देखिए, इनको चुप कराया जाएगा तो मैं जवाब दे सकता हूं। क्या कर रहा था? ये इनके हाईजैक की आदत हो चुकी है। ये तालिबानी सोच बात करके आई है वारिस जी। यहाँ पे मत बनिए, आप पूरी डिबेट को आप यहाँ पे हाईजैक कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो आपको जरूरत क्या है सर्वे कराने की? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरे देश में लगा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था। तब आपको बिल्कुल हरारत नहीं हुई थी, बेचैनी नहीं हुई थी। वारिस पठान जी आज बड़े गुस्से में हैं, आज बड़े गुस्से में हैं। चलिए सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए।
मैं बेवकूफों से तमीज और तहजीब नहीं सीखना मैं चाहता, बस अपनी बात पूरी सीखना करता हूं चाहता और हूं। मैं आग्रह करूंगा वारिस जी को या हाईजैक करने की आदत छोड़ दीजिए। वारिस भाई, आज की नई पीढ़ी इनोवेशंस कर रही है, देश को आगे ले जा रही है। आपको और हमको नौजवानों को और नए बच्चियों को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। लेके जा रहे हैं ऐसे लोग। उम्र का सुनना नहीं पड़ेगा फालतूगिरी, झूठ नहीं सुनेंगे, देखो मैं नाविका जी का जवाब मैं दे देता आप उसका साथ दो चलेगा। हमारा सिद्धार्थ यादव जी, यंगेस्ट देश है, देश की एवरेज एज 28 साल है। अब इनकी पार्टी में तो ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो इतने लंबे समय से एक ही राग सुनाते रहेंगे। अब कोई युवा बैठ करके विकसित भारत की बात करेगा तो इनको दर्द तो होना ही है ना। देश की एवरेज एज 28 साल है, देश की आवाज बोल रही है आपके सामने, देश का युवा सुन नहीं सकते। वारिस जी, दुकान बंद हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि जो रूढ़िवादी सोच और विचार आप लोग लेके चलते हैं वो विचार यही युवाओं के सामने जाकर के खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। मैं बस अब नाविका जी अपनी बात पूरी करूं। इनकी तो हाईजैक की आदत है, पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये जो सोच है, ये जो इन लोगों की सोच है कि देश की ना संसद चले, ना देश की टीवी डिबेट चले, झूठ चले। एक चीज चले वो है झूठ। संबल के अंदर एएसआई के मॉन्यूमेंट पर एएसआई को एंट्री नहीं मिल पा रही। एएसआई पुलिस केस दर्ज करवाती है, भीड़ तंत्र आकर के पुलिस पे हमला करती है, 20 पुलिस वाले घायल होते हैं और आप लोग झूठ फैलाते हैं। ये कमाल है आप लोगों का, आप लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। जनता भी सवाल पूछ रही है। जनता के सवाल देवानंद पांडे का यूट्यूब पर सवाल है कि कोर्ट के आदेश से संभल में हुए सर्वे से भाईचारे पर खतरे की बात कहां से आ गई। अब इस सवाल का जवाब अजीज खान साहब आप दे दीजिए। देखिए नाविका जी, संविधान क्यों लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन क्यों लिए घूम रहा था, क्यों दिखा रहा था? क्योंकि आज संविधान, वाकई में संविधान की बात बीजेपी नहीं मानती है। अगर वाकई में संविधान की बात मानती तो शायद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात चल रही है उसको पूरी तरह से एडमिट करती। आप बता रही हैं कि साहब क्यों नहीं मानते। हकीकत यह है कि जो संभल में जिस तरह शासन और प्रशासन की लापरवाही हुई और जिस तरह वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ा, यकीनन बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। 5 नवयुवकों की जान चली गई, कौन जिम्मेदार है? जिस तरह दिन में फैसला आया, एक तरफा फैसला आया, शाम तक उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ और आप इस बात को समझिए उसके बाद 23 तारीख को फिर कहा गया कि 24 तारीख को फिर होगा सुबह। तो जिस तरह चीजों को मोटिवेट किया गया, टेम्पर्ड किया गया, इलेक्शन को देखे 13 तारीख को टाल करके 20 तारीख किया गया, तो ये सारा क्रोनोलॉजी क्या कहलाता है? इसको अगर आप सीरियसली देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश में नफरत का माहौल बीजेपी बनाना चाहती है और नफरत पैदा करना चाहती है। क्रोनोलॉजी ये भी दिखा रहा है कि आप तथ्यों को नहीं देख रहे। आप संविधान की बात कर रहे हैं लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को आप बिल्कुल दरकिनारे कर रहे हैं। आप संविधान की बात कर रहे हैं पर यह नहीं मान रहे कि एडवोकेट कमिश्नर ने क्या लिख कर दिया था। बिल्कुल 5 लोगों की वहां पर मौत हुई है और ये सही नहीं है। प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन यह भी तो बताना पड़ेगा कि उस मस्जिद में, उस इमारत में क्यों एएसआई के लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। 1920 में एएसआई को सौंपी गई थी ये इमारत, आज तक वहां एएसआई के लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इस बात का है कोई जवाब? मैं आपसे अजीज खान साहब ये भी पूछती हूं कि वहां पर पत्थर चले कि नहीं चले? पत्थर मारने वालों को आप बिल्कुल रोज क्लीन चिट दे देते हैं और प्रशासन से सवाल पूछते हैं, तो ये क्या जायज है? इस पर भी तो कुछ कह दीजिए। देखिए नाविका जी, आपको भी पता है कि जब 24 तारीख सुबह वहां सर्वे करने टीम गई तो वहां सीओ ने किस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल किया। और अगर कुछ लोगों ने पत्थर उस पर चलाया आवेश में आके, तो क्या गोली मार दिया जाएगा? क्या लोगों को मार देंगे, जान ले लेंगे? ये हल है, ये न्याय है? चलिए, तो सवाल इस बात का कि अगर सर्वे अगर हुआ पहली बार ये तो माना कि पत्थर चलाने वाले लोग वहां थे। नहीं, नाविका जी, मैं भी इन्हें क्रोनोलॉजी समझा दूं। 19 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से हुआ सर्वे, 23 तारीख आ गया बीच में जिसमें ये चुनाव हार गए।
24 तारीख को इन्होंने फिर कहा भाई अब उपद्रव मचाया जाए यहां पर। इनको यह नहीं पता कि जफर अली जो कि मस्जिद कमेटी का हेड है वहां पर, उसने खुद कहा कि शुरुआत में जब आए हम लोग सर्वे करने सुबह, उन्होंने पहले तो रिसीव करी 23 तारीख को एप्लीकेशन सर्वे की, जो कि उस दिन नहीं हो पाया था रोशनी कम होने के कारण, और लोग आ गए थे शाम को नमाज के लिए। और उसने यह भी कहा शुरुआत में कोई भीड़ लेके नहीं आए थे विष्णु जैन। ये आप प्रूफ करिए बार बार जो आप झूठ बोल रहे हैं। और जिन युवकों की मौत हुई, क्या पुलिस की बंदूक से हुई है उसकी? उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट और बाद में आई है उसमें कहीं भी पुलिस की कोई भी बंदूक या कोई भी बुलेट से नहीं हुई है, उसमें 0.315 mm हुई है। बिना जाने बिना सोचे कुछ भी झूठ अनर्गल यहां पे मत बोलिए आप, ठीक है? आप पुलिस पे पत्थर बरसाएंगे, पुलिस पे कट्टे बरसाएंगे, उन बेचारों का सर फोड़ेंगे, उनकी गाड़ियों को आग लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे संविधान क्या है? क्या आज एक हिंदू संविधान के तहत कोर्ट तक जाके एक सर्वे नहीं कर सकता? और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली हुई है नाविका जी, मैं वारिस जी को बता दूं, 20 मई 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी सुना, असर्टनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर, किसी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर जानने का पूरा अधिकार है, चेंज की बात नहीं जानने का। मैं उनसे पूछता हूं, ये मेरा हरिहर मंदिर है, आपने क्यों इसको संभल बना रखा है? भाई मैं तो चेंज करना ही नहीं चाहता हूं इसका कैरेक्टर, आप क्यों इसको चेंज कर रहे हैं? वारिस भाई जवाब दीजिए, वारिस भाई जवाब दीजिए, दर्शकों के बहुत सवाल आ रहे हैं। देता है ये लोग सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। 1529 का बाबरनामा लेके घूम रहे हैं 2024 के अंदर, आरत जगह तो फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको? सारे मस्जिद खोद डालेंगे क्या आप? क्या मुझे कल ख्वाब आएगा कि नाविका के स्टूडियो के नीचे कुछ है, क्या मैं सर्वे का लाऊंगा? खोदने देंगे मुझे नाविका के स्टूडियो के नीचे? नहीं करने देंगे। तो इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था। नेशनल टेलीविजन पर आप कम से कम खोदने की बात मत कहिए, क्योंकि वहां कोई खुदाई नहीं हुई है, वहां कोई खुदाई नहीं हुई है, और यही झूठ फैलाया जा रहा है। और वारिस भाई, झूठ फैलाने से मुझे लगता है आपको बचना चाहिए। आप नेता हैं, आप एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से आते हैं, आपके बड़े नेता बैरिस्टर हैं, यहां पर कोई खुदाई नहीं हुई, बार बार खुदाई क्यों कहा जाता है? इस बात को सर्वे और खुदाई में फर्क है कि नहीं, यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सहदेव प्रसाद का यूट्यूब पर सवाल है, अजीज खां बताएं कि कौन से मस्जिद की खुदाई हो रही है, यही सवाल पूछ रही है जनता। संजय नरपति का यूट्यूब पर सवाल है, राहुल गांधी लाल डायरी लेकर घूमते रह गए और संसद में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के एजेंडे को लाल झंडा दिखाकर रोक दिया। कहीं गठबंधन की गांठ तो नहीं खुल रही है? परवीन गर्ग का मोहाली से सवाल है, अखिलेश जी खुदाई की बात कर रहे हैं परंतु मंदिरों के तोड़े जाने की बात क्यों नहीं करते? मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के लिए मुद्दों से भटक कर पार्टी की फजीहत क्यों करा रही है? अपने इतनी बड़ी हार से सबक क्यों नहीं ले रही? बताइए कमलाकर त्रिपाठी जी। और इसी के साथ मैं ये भी पढ़ दूं जो आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने लिखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का ट्वीट तो आपने देखा ही होगा। उन्होंने सीधे साफ लफ्जों में कहा है कि आपको अब किसी शिव मंदिर जाने की जरूरत नहीं है चुनाव के वक्त, आप सीधा घर में ही चले जाएं, क्योंकि अब तो ज्योतिर्लिंग वहां भी मिल गया। देखिए नाविका जी, एक पुराना शेर है कि नई लाशें बिछाने की खातिर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इस देश में डेवलपमेंट का इंडेक्स देख लीजिए, जीडीपी जो है 21 महीने में लोएस्ट चली गई है। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, सारी चीजें, लोगों की थाली से प्याज गायब हो गया, लेकिन वो नहीं जो है उस पर डिस्कशन नहीं होगा। अडानी और अंबानी जिस तरह से कॉरपोरेट के टैक्सेस लोन्स माफ किए गए और ऑफसेट कर दिया गया 13 लाख करोड़ रुपया, और आज जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ये उस पे बोलने को तैयार नहीं है। ये मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, ये चीन के इन्फिल्ट्रेशन पे नहीं बोलेंगे, देश की संसद में झूठ बोलते हैं कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा। और आज भी जाग जाइए, आज चीन पर पूरा स्टेटमेंट दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पूरा स्टेटमेंट दिया है। आप जाग तो जाइए, पढ़ तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आरोप लगा रहे हैं। और खुदाई की बात
खुदाई की बात हमने नहीं की, खुदाई की बात हमने नहीं की भाई साहब, खुदाई की बात ज्योतिर्लिंग मिलने की बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की है। कहेंगे तो बयान सुना दो अगर आपने नहीं सुना है। लेकिन दर्शक और भी सवाल पूछ रहे हैं। आरआर बिश्नोई का यूट्यूब पर सवाल है, नेता विपक्ष राहुल गांधी का अलग मुद्दा है और अखिलेश यादव का अलग मुद्दा। ऊपर से ममता को उनकी पार्टी मजबूत विपक्षी चेहरा बनाना चाहती है, तो क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पर विपक्षी गठबंधन को कहीं ना कहीं डाउट है? प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब मांगू। देखिए, दिस इज समथिंग फॉर जो टॉप लीडर्स हैं वही आंसर कर सकते हैं। नविका जी, हम जो भी बात करेंगे वो कंजेक्चर होगी और कोई भी पार्टी चाहेगी कि उनके नेता ही लीडरशिप रखें, इसमें कुछ अचंभे की बात नहीं है। बट देखिए, आज चाहे संबल का मुद्दा हो, चाहे हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, भाजपा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बात करने से भागती है। और आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगी, एनसीआरबी डाटा देखेंगी, तो आपको दिखेगा जहां भी भाजपा शासन में है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ी है। आज इतनी बिगड़ी है कि आप खुद बता रही हैं कि एएसआई के ऑफिशियल्स भी संभल नहीं जा पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतना एंग्स्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट? अपने ही लोग गवर्नमेंट के विरोध में क्यों हैं? चलिए, आप संभल को अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल दे भी देते हैं, दिल्ली में जो विफलता है लॉ एंड ऑर्डर की, उसका श्रेय भी तो अमित शाह जी को दीजिए। उनसे सवाल पूछने जरूरी हैं। आप देखिए आंकड़े, आज क्या हुआ ये भी चर्चा का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी एक पीड़ित परिवार से मिलने गए थे पीतमपुरा, दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वहां क्या होता है, भाजपा के गुंडे, भाजपा के पाले हुए गुंडे वापस कोशिश करते हैं वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करने की। ये प्रॉब्लम हो गई है। इवन इफ यू वांट टू गो, अगर आप विक्टिम्स को भी मिलना जाना चाहते हैं तो भी भाजपा को दिक्कत है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी मुद्दा उठाते हैं, बहुत सारे आरोप जवाब नहीं है। देखिए नविका जी, मेरे को अनइंटरप्टेड समय आप दीजिएगा तभी जवाब हो पाएगा। अभी विक्टिम्स की कुछ बात प्रियंका जी कह रही थी, विक्टिम तो ये खुद हैं, डिबेट में चाहती हैं बार बार कैसे अटेंशन खींच करके ले जाएं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जैसा ये लोग ग्राउंड पे चाह रहे हैं। पर डिबेट में देश में बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की कोई बात कर नहीं रहा, क्योंकि जहां पर कौन पानी फेंक रहा है उनके ऊपर, किस प्रकार का अरविंद केजरीवाल का एक पैटर्न है, हर चुनाव से पहले वो कैसे खुद पे कुछ करवाते हैं और कैसे वो एक एक्टिंग स्कूल के हेडमास्टर की तरह चुनाव को लड़ते हैं, ये पूरा देश जानता है। कौन है वो बस मार्शल्स जो 3 महीने से उनके घर के बाहर बैठे थे, एक कलम से किन की तनख्वाह को उन्होंने रोक दिया था, कौन लोग अपने अधिकार की बात कर रहे थे, वो अलग बात है। पर इनने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए क्योंकि एएसआई जो है वो अंदर नहीं जा पा रही। अलग बात नहीं कीजिए, ऐसा नहीं है प्रियंका जी, आज एएसआई अंदर गई है, 1920 से नहीं जा पा रही थी। 1947 के बाद से एएसआई ने एफिडेविट में लिया, कितनी बार उन्होंने अटेम्प्ट किया और वो नहीं जा पाई, आज तो जा रही है। और नाविका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके शो पे एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो देश की कोर्ट में जाए, अपने आस्था अनुसार देश के कानून के मुताबिक कोर्ट से डायरेक्शंस लेकर के आए और फिर वो जो भी डायरेक्शंस होगा उसका पालन किया जाए। सरकार ना उसको रोक सकती है ना उसका प्रोत्साहन कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग कोर्ट जाना बंद कर दें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग इस देश की अदालतों में जाकर के अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ें? क्यों ना लड़ें? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर नाविका जी, लॉ एंड ऑर्डर तो वो होता है जब दंगे हो जाएं और उसके बाद मुआवजा एक धर्म के लोगों को दिया जाए, दंगे हो जाए और उसके बाद एफआईआर दर्ज ना हो। लॉ एंड ऑर्डर का तो अभी आपको परिचय मिलेगा, क्योंकि जितने दंगाई, जितने नकाबपोश मुंह पर अपने कपड़ा बांध के, हाथों में पत्थर लेकर के, बॉम्ब लेकर के निकले थे, सबकी ड्रोन रिकॉर्डिंग हुई है। लॉ एंड ऑर्डर यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सोचता है कि वो भीड़ तंत्र में हिस्सा बन करके देश की अदालतों को, देश की पुलिस व्यवस्था को, देश के कानून को डराने का काम कर देगा, तो सरकार उसको ठीक न्याय संगत उस पर कार्रवाई करेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान से सवाल है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, परिवारवाद, भाई भतीजावाद और निजी स्वार्थ क्या इंडिया गठबंधन को एक रहने देगा? ये सवाल भी पूछ रही है जनता और आप पर सीधा आरोप लगाया सिद्धार्थ यादव ने। अजीज खान साहब जवाब। देखिए, सिद्धार्थ यादव की ये मानसिकता है, बीजेपी की मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हकीकत ये है कि ये आज देश में
कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करने का एक बड़ा प्रयास है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करने देगी। और रही बात मुद्दे की, तो समाजवादी पार्टी इस हित में भी है और ये लगातार मांग कर रही है, क्योंकि वो भी एक अहम मुद्दा है जो ममता दीदी ने रखा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी संरक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो विफल है, उस सरकार पर दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि तमाम हिंदू हमारा भाई वहां अल्पसंख्यक जो है उसकी कहीं ना कहीं नृशंस हत्या हो रही है। आज के हालात ऐसे हैं। और उसके साथ साथ संभल और अडानी का मुद्दा यह भी बहुत अहम है। लेकिन संभल आज चूंकि इंसानियत का कत्ल किया गया है, वहां नृशंस हत्या हुई है, वहां जिस तरह नफरत का माहौल पैदा किया गया है, इसलिए वो चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़े स्तर पर उसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब जरूर सत्ता पक्ष को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, लेकिन सवाल कौन उठाएगा, सवाल कब उठाएगा और 6 दिन संसद का वक्त क्यों बर्बाद करेगा, यह सवाल भी पब्लिक पूछ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी लीडर बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं संसद का, देश का वक्त तो नहीं जाया कर रही? क्या आपसी प्रतिस्पर्धा है या वाकई बीजेपी चुनाव के जीतने के बाद अब संसद में सवालों के जवाब नहीं देना चाहती? आप किस तरफ खड़े हैं जरूर हमें लिखकर भेजिएगा, क्योंकि दर्शकों आपके सवाल और जवाब हम लेते हैं तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से।